Assalamu alaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is Sayyida Kamal Fatma. हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था इनहेरिटेंस का और हमने स्टार्ट कर दी थी मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और आज हमने मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड को समझा, पायरिमिडीन और प्यूरिन्स के बारे में जाना। आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर को, जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो मॉडल है ये प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का ये मॉडल जो है ये पेश किया 1953 में और इन्हें दिया गया ये अवार्ड मिला नोबेल प्राइज़ का। ठीक है, देखिए ये दो एंटी पैरेलल क्या हैं, चेन्स हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। पायरामिडीन्स और प्यूरिन्स हैं। ठीक है, ये सेंटर में क्या है, पहले यूँ समझा जाता था कि इस तरह से ही है डीएनए ना, ऐसे सीधी सीधी लाइंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में डीएनए इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर लूप्स हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये एक लूप है, वन लूप ऑफ डीएनए। ठीक है, आप यूँ सोच लें, यानी कि ये क्या है, ये एक टर्न है या एक लूप है, अनदर टर्न और लूप ऑफ डीएनए। ठीक है, ये है और इसके अंदर ये देखें, ये नाइट्रोजनस बेसिस इस तरह से प्रेजेंट है। आप यूँ इसको समझें कि एक सीढ़ी है, उस पर दो बंदर बैठे हुए हैं, ये दो बंदर। ठीक है ना, इस तरह से बैठे हुए हैं और वो उतर नहीं रहे, तो फिर हमने क्या किया, सीढ़ी को ही फोल्ड कर दिया, तो ये फोल्ड हुई हुई सीढ़ी है जो हमारा डीएनए है। अच्छा, एक लूप के अंदर जो डीएनए की लेंथ आती है ना, वो होती है, ये एक लूप है ना, इसके अंदर जो डीएनए की लेंथ है वो 3.4 nm या फिर 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और इस टर्न को हम कह सकते हैं पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, मैं दोबारा से इस बात को समझाती हूँ आपको। एक सेकेंड, देखें, देखें, ये सिर्फ ये एक टर्न, यानी कि आप इसको जस्ट एक लूप नहीं समझेंगे, ये दोनों मिलाकर जो है ना ये एक लूप है। ठीक है ना, ये पूरा एक लूप होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक लूप है। ठीक है ना, और ये जो इसकी ये लेंथ है ना, इसकी लेंथ अगर हम समझें तो ये क्या है, 3.4 nm या फिर 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके अंदर जो बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं
अगर हम इनकी लेंथ देखें, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक कि इन नाइट्रोजनस बेसिस में इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें इनकी कितनी लेंथ है या इनके बीच का क्या डिफरेंस है, तो इसको आपने क्या करना है, जो ये क्वांटिटी है ना, इसको आप ये समझिए कि इसको 10 टाइम्स आपने ना कम कर दिया, तो ये कितना है 0.34 nm, या फिर आप कह सकते हैं 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इससे 10 टाइम्स इसको कम करते हैं। और ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर लूप के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसकी सिंपल सी आपने काउंटिंग करनी है। आपने क्या करना है, पहले एक लूप बना ऐसे, ये एक लूप है, ठीक है ना, ये पूरा एक लूप है, प्लीज़ इसको समझिएगा, ये पूरा एक लूप है, ये अलग लूप और ये अलग लूप ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एक लूप है 10 बेस पेयर्स, ठीक है, उसके अंदर 10 बेस के पेयर्स होंगे। तो आपने क्या करना है, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने 5 डंडियाँ बना लेनी, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है ना। तो टोटल कितने 10 बेस पेयर्स होंगे नाइट्रोजनस बेसिस के, कितने पेयर्स होंगे, 10 होंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, और इसी तरह यहाँ पर भी 5 पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब हमने समझना है कि DNA को पैक किस तरह से किया जाता है, ठीक है, और क्यों किया जाता है। हमने ये तो समझा कि पैक किया जाता है, अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हम पैक करते ही क्यों हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो DNA है, इसकी लंबाई जो है, पूरे DNA की जो लेंथ है वो है 2 मीटर्स, या फिर आप कह सकते हैं 7 फीट है, ठीक है। या जैसे अगर हम नेट से सर्च करें, या अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 2.2 मीटर्स होती है। अगर 2.2 मीटर्स कहीं आ जाए तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, 2.2 मीटर्स को। ये 2 मीटर्स वैसे ही आपकी बुक में दी हुई, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों आई हुई हो तो आपने 2.2 मीटर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये क्या है, एक DNA की लेंथ है जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल के अंदर जितना DNA होता है उसकी लंबाई इतनी होती है। अच्छा, ये सेल है, ठीक है ना, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर सारा हम पढ़ते हैं कि ये DNA प्रेजेंट होता है, ऐसे होता है ना, ये सेल, ये सेल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो सारा है ये क्या है, ये DNA है, ठीक है। हमें पता चला कि DNA की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर्स है, यानी कि 7 फीट है। लेकिन जब हमने न्यूक्लियस का साइज़ देखा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अगर साइज़ देखें तो वो तकरीबन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये तो छोटा हो गया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस एक छोटा सा कंपार्टमेंट होगा जिसमें बहुत लंबा धागा, ये धागा की तरह होता है DNA, एक बहुत लंबा धागा जो है हमने इसके अंदर फिट करना है। कितना होता है न्यूक्लियस, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 m, और ये जो DNA है ये तकरीबन है 2 मीटर, ठीक है। तो ये जो है एक लंबा धागा है और ये एक छोटा कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो अब इस धागे को इसके अंदर जो है ना हमने फिट करना है। अब वो किस तरह से किया जाए, उसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस धागे को हम फोल्ड करना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। और उसकी फोल्डिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार होंगी, ठीक है ना। वी हैव टू फोल्ड दिस थ्रेड लाइक DNA, ठीक है ना। अब फोल्ड करने के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत हैं वो क्या क्या है, हिस्टोन प्रोटीन,
ठीक है ना। हिस्टोन एक ऐसी प्रोटीन है, वो इस तरह से राउंड होगी, गोल बॉल की तरह होगी, ठीक है ना, गोल सी होती है। और डीएनए जो है वो इस तरह से है, डबल हेलिक्स, ठीक है ना, इस तरह से डीएनए है। तो क्या होगा, ये जो डीएनए है ये इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है ना फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोटीन जो है गोल गोल है, इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी जो नेचर है, सॉरी वो बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड जो होंगे ना उससे ये बनी हुई होती है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है इस प्रोटीन की, वो ये कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है ये एसिडिक इसकी नेचर है, ये देखें ये बेसिक नेचर है, इसकी एसिडिक नेचर है। और इसके अलावा ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस वाले होते हैं, तो ये दोनों आपस में लिपट जाते हैं, ठीक है, धागे की तरह। जिस तरह आपने मतलब देखा होगा जो धागे होते हैं वो किस तरह से फोल्ड किए हुए होते हैं, तो बहुत लंबे धागे जो होते हैं वो भी आराम से जो है ना, अगर उसको हम सही तरीके से फोल्ड करें तो वो मतलब फोल्ड हो जाते हैं और बहुत कम जगह घेरते हैं, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। ये वो प्रोटीन है जिसको हम हिस्टोन कह रहे हैं, और इसके ऊपर ये डीएनए इस तरह से फोल्ड होगा, इस तरह से वहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, एक प्रोटीन के ऊपर फोल्ड हो के फिर आगे जा रहा है, फिर और प्रोटीन होगी उसके ऊपर फोल्ड होगा, इस तरह करते करते बहुत सारी प्रोटीन्स के ऊपर ये फोल्ड हो जाएगा और सारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ये आ रही है एक हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। इस एक न्यूक्लियोसोम के अंदर तकरीबन 200 बेस पेयर्स होते हैं। हम बात कर रहे थे ना बेस पेयर्स की, ये बेस पेयर्स हैं। एक मिनट दूसरा पेज उठाएं, देखिए एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, हम ये बातें कर रहे थे ना। देखिए 10 बेस पेयर्स होते हैं एक लूप के अंदर। तो इस पूरे अगर एक बॉल के सराउंडिंग में इसको फोल्ड कर दिया जाए डीएनए को, तो तकरीबन 200 बेस पेयर्स कवर हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। एक गोली पे डीएनए इतना लिपट जाता है कि 200 बेस पेयर जो होंगे ना वो कवर हो जाते हैं। इसी तरह मज़ीद हिस्टोन से डीएनए लिपटते चले जाएंगे। वो कुछ इस तरह से शेप हो जाएगी, देखें ये एक हिस्टोन, दूसरा हिस्टोन, इस तरह। इस तरह से ये लिपटते चले जाएंगे। अच्छा, ये तो हमें बात पता चल गई, ये क्या है, हिस्टोन, ठीक है, और ये इस पर है डीएनए। ये जो ये वाला डीएनए है जो खुला पड़ा हुआ है, जिस पर कोई भी प्रोटीन अटैच नहीं है, इस डीएनए को कहा जाता है लिंकर डीएनए, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये एक और प्रोटीन की मदद से, ठीक है ना, इसमें जो होंगे ना फिर कर्ल्स आ जाएंगे और इसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी। वो जो प्रोटीन है, समझिए ये एक प्रोटीन है, जिससे कर्लर्स होते हैं बालों को कर्ल करने के लिए, इस तरह से एक प्रोटीन है जिसके ऊपर ये कर्ल होते चले जाएंगे। और प्रोटीन ये जो ये एक सीधी सीधी एक बीड ऑन अ स्ट्रिंग वाली फॉर्म है, इस शक्ल को कहा जाता है बीड ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसी को ही हम क्रोमैटिन भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा क्या होगा, ये वाली जो फॉर्म है ना क्रोमेटिन, इसके ऊपर एक और प्रोटीन अटैच होगी और इसमें कर्व्स बनते चले जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और जो मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ ये वही बीड्स हैं, यानी कि वही स्टोन्स हैं ऐसे, यानी कि इनके ऊपर भी फोल्डिंग हो रही है और फिर वो खुद भी फोल्ड हो रहे हैं, यहाँ पे भी फोल्डिंग हो रही है डीएनए की, फिर बाद में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी फोल्ड होने लग जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि ये और जो है ना मज़ीद जो है ना ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। क्रोमेटिन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्रोमेटिन क्या होता है, ये है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, डीएनए का पार्ट होगा और इसके अंदर हिस्टोन का पार्ट होगा, ठीक है। हिस्टोन भी होगा, बल्कि नॉन हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं और हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं। अब आप यूँ याद कीजिएगा कि एक डीएनए है और प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ तरह की हैं, तो डीएनए जो होगा वो 40% होगा, प्रोटीन्स डिफरेंट तरह के यानी कि बहुत सारी हैं, तो आपने इसको याद कर लेना है कि ये 60% होगा। ये जो रेशो है ये आई जाती है, परसेंटेज जो है ना ये पूछी जाती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये मज़ीद कंडेंस होता गया, मज़ीद कंडेंस होकर एक और प्रोटीन जिसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, और ये इस तरह से मज़ीद कंडेंस होकर या इस तरह से आप समझ लें, इस तरह से मोर कंडेंस हो गया। और जो मैं अब जो ब्लू कलर से शो करने लगी हूँ ये जो है इसके साथ ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये यूं भी आप समझ लें कि जो ये वाली जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रही हूँ, ठीक है ना, डीएनए के जो मज़ीद फोल्डिंग हो रही है वो इस तरह से होती है, मतलब बहुत थिक हो जाता है, फोल्डिंग हो के इस तरह से, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में क्या है, यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और ये वाली जो फॉर्म है ना, ठीक है ना, ये वाली जो फॉर्म है ये हमें हमेशा नज़र नहीं आती, ये वाली जो फॉर्म है ये देखिए ये क्रोमोसोम की शक्ल में है, देखिए क्रोमोसोम ऐसे होता है ना, क्रोमोसोम, ये वाली जो फॉर्म है ना ये हमें नॉर्मली नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ डिवीजन के टाइम में, ठीक है ना, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तब उस टाइम पे क्रोमोसोम इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन अदरवाइज़ जो होगा वो इसी तरह से लूज़ फॉर्म में जो है ना ये दिखाई देता है, कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए के बारे में कहा जाता है कि ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि पहले आरएनए बना था ये कहा जाता है, और आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और ये यूज़ होता है टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल प्लस, यानी कि एज वेल एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि डीएनए जो है वो इवॉल्व हुआ है आरएनए से, फ्रॉम आरएनए, और डीएनए जो है ये मोर स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन।
ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये भी वाटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज किया था, जिन्होंने डबल हेलिक्स वाला मॉडल पेश किया था। वाटसन एंड क्रिक उन्होंने ही रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी उन्होंने ही प्रपोज किया था, क्रिक। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है उसकी जब रेप्लिकेशन होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव ठीक है। इन्होंने ये कहा कि इसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेप्लिकेशन का क्या मतलब है। देखिए, रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि देखिए ये एक डीएनए का पीस है, ठीक है। हम इसकी करा रहे हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, हम इसकी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है ना। इससे और डीएनए को बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस एक डीएनए से हम दो और डीएनए बना रहे हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब ये एक ऐसे का ऐसा रह गया, जो पेरेंट था वो डीएनए वो ऐसे ही रह गया और उससे एक और बन गया, ऐसा नहीं होता। असल में किस तरह से होता है, देखें ये है जो ब्लैक कलर से शो कर रही हूँ और उसके ऊपर ओ लिख रही हूँ, ओ का मतलब है ओरिजिनल डीएनए, ठीक है ना। और जो जिसके ऊपर न्यू एन लिखूँगी तो वो न्यू डीएनए होगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ओरिजिनल डीएनए होते हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड हैं, ये क्या होंगी, ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है ना। ये सेपरेट हो जाएंगी और इनसे जो है न्यू, इनके साथ जो होंगी न्यू जो स्ट्रैंड्स हैं वो बनेंगी, इनके कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एन और एन, और ये है ओरिजिनल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि देखिए ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है ना, तो दो इनसे न्यू बन जाएंगी, ये वाली दो ओरिजिनल थी वो भी रह जाएंगी, और इनसे जो है ना दो जो होंगी ना न्यू स्ट्रैंड्स ही बन जाएंगी ऐसे, और वो दोनों एक साथ होंगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ओरिजिनल जो होगी ना वो ऐसी कैसे चिपकी रहेंगी और उसके साथ नई जो होगी ना वो अलग से बन जाएंगी स्ट्रैंड, इस तरह से नहीं होता। ओरिजिनल जो होती हैं स्ट्रैंड्स वो अलग हो जाएंगी, वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर ये जो होती हैं ये न्यू स्ट्रैंड्स उनके साथ बन जाती हैं। ये जो बात है, ये वाली जो बात है, इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्रोडक्शन, और सॉरी रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो दो न्यू मॉलिक्यूल्स बनाएंगे डीएनए के, उसमें पुराना एक स्ट्रैंड कंजर्व होगा और न्यू बन जाएगा, ठीक है ना। एक कंजर्व जो हमने दो नए एक है ना, ये देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है, और इससे कितने बने, दो मॉलिक्यूल्स बन गए, एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये बन गया, ठीक है ना। एक से दो बना रहे हैं ना हम, तो इसमें क्या है कि जो दो नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उसमें एक जो होगा पुराना स्ट्रैंड वो कंजर्व रह जाएगा, ये क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड कंजर्व, ठीक है ना। और एक जो होगा वो नया बन जाएगा। पुराने जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और उनके कम्प्लीमेंट्री जो होंगे ना न्यू स्ट्रैंड्स बनते जाएंगे, और ये रेप्लिकेशन प्रूव की थी एक्सपेरिमेंट्स से, ठीक है ना। ये बताया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। ये किसने प्रपोज किया, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया था, ये भी जो है ना आ जाता है एमसीक्यूज में। इसको प्रूफ किया था मिसलसल एंड स्टैहल ने, 1958 में, ठीक है ना। इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन में क्या चीज़ें यूज़ की, ई कोलाई को यूज़ किया,
ठीक है, और हैवी नाइट्रोजन को यूज़ किया। ये भी क्वेश्चन आता है, हैवी नाइट्रोजन जो होगी N15 होगी, ठीक है। तो उन्होंने मिसेल्सन एंड स्टाहिल जो है, मिसेल्सन एंड स्टाहिल, इन्होंने क्या किया था, इस पर एक्सपेरिमेंटेशन किया था, प्रूव किया था बाय और इन्होंने जो है ना प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, इस जो है ना सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है, देखिए हमने स्टार्ट किए हैं मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें हमने डीएनए को के बारे में जाना कि डीएनए डबल हेलिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने जो है इसको प्रपोज किया था, इस स्ट्रक्चर को, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसमें क्या होता है कि डीएनए ऐसे सीधी जो उनकी स्ट्रैंड्स हैं ऐसे नहीं होती, ये लूप बने हुए होते हैं इसके ऊपर, और ये हेलिकल शेप में होती है, ठीक है। इसमें आपने ये जो टर्न्स हैं, ये इनकी लेंथ आपने जो है ना वो याद रखनी है। ये क्वेश्चन आता है कि एक लूप के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं। फिर क्वेश्चन आया कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, ठीक है ना, और लेंथ उसकी इतनी ज़्यादा है तभी जो है ना, और न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो कम है, इसी की वजह से जो है ना इसकी फोल्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, इसकी फोल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ये फोल्डिंग कर दी हमने डीएनए की, और फोल्डिंग करने के लिए हमने यूज़ किए हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और डीएनए को हम रैप करते गए उन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये वाली जो फॉर्म है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म है, ये सिर्फ हम देख सकते हैं, वी कैन सी, जब सेल जो होगा वो डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि मेटाफेज में इसको जस्ट देखते हैं, वरना नहीं देखते, ठीक है ना। और क्रोमेटिन को ही जो है ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से, यानी कि डीएनए 40% और हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो 60%, ये भी जो है ना परसेंटेज आई होती है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया डीएनए की रेप्लिकेशन को, आरएनए के बारे में जाना कुछ, फिर हमने डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में समझा कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, और इन्होंने कहा था कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, यानी कि एक से जब दो बनते हैं ऐसा नहीं होता कि एक ओरिजिनल वैसे का वैसा रह जाए और उससे बस फिर एक नया बन जाए। वो स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और उनके साथ कम्प्लीमेंट्री जो होंगी ना, नई स्ट्रैंड्स जो होंगी ना वो बनने लग जाएंगी। लेकिन आपने मज़ीद एक चीज़ याद रखनी है कि ये वाटसन एंड क्रिक ने जस्ट इस मॉडल को जो था ना प्रपोज किया था, पेश किया था इस मॉडल को, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं किया था। उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था मिसेल्सन एंड स्टाहिल ने 1958 में, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन चीज़ों को यूज़ किया था, ठीक है। हैवी नाइट्रोजन को यूज़ किया था और इकोलाई के ज़रिए इस्तेमाल किया था। ये फिर जब हम एफएससी को पढ़ेंगे फिर मैं आपको ये डिटेल में इसका जो टॉपिक है वो सारा एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुए और क्या नतीजा निकला, ठीक है ना, वो मैं उससे आपको तभी समझाऊंगी जब हम एफएससी का सिलेबस कवर करने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।